नमस्कार, आज़ाद सिपाही के इंटरव्यू स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। आज हमारे साथ है रांची 2 टर्म के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जी। एक साधारण व्यापारी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले संजीव जी आज राजनीति में चमक रहे हैं। आइए हम शुरू से जानेंगे इनका अब तक का सफ़रनामा। सबसे पहले तो संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नमस्ते मेरी ओर से भी जी। सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्ते। संजीव जी, सबसे पहले हम जानेंगे आपकी शिक्षा के बारे में। मतलब आपने पढ़ाई कहाँ से की है, कहाँ तक की है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मेरा जीवन शुरू से एजुकेशन बेस्ड था, इसलिए कि पापा काम करते थे, व्यापार करते थे और उनकी इच्छा थी कि मैं खूब पढूं और पढ़ाई को अपना बेस बनाऊं। और इसी के निमित्त हम लोग लगातार अच्छे स्टूडेंट के रूप में बिशप एस्कॉट में पढ़े। बिशप एस्कॉट में क्लास 8 तक मैं पढ़ा था। उसके बाद वहाँ स्ट्राइक हो गई थी, हॉस्टल वाले लड़कों ने स्ट्राइक किया और 1 साल लगभग सेशन लेट हो गया। तो उसके बाद मैंने प्राइवेट मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। उस समय पूरे इस मोहल्ले में कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं किया था। अब तो फर्स्ट डिवीज़न की बाढ़ आ जाती है। हम लोग पहले जिस स्कूल से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, 3 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए थे। और मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा आसपास की जितनी मिठाई की दुकान थी, सबका ट्रे का मिठाई सड़क पे बांट दिया था। तो उसके बाद फिर मारवाड़ी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई किया और ग्रेजुएशन ऑनर्स तक मैंने मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ा। एमकॉम का एडमिशन का फॉर्म भरा, लेकिन उसके बाद फिर काम में इतनी व्यस्तता हो गई और चूँकि घर में एक सपोर्टिंग हैंड भी चाहिए थी और अब लगने लगा था कि अब सर्विस पर्याय नहीं है, मुझे भी कहीं ना कहीं व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। तो मैंने उस समय अपनी पढ़ाई को छोड़ के और अपने व्यापार में अपना हाथ बटाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी 10 दिन पूर्व ही मैंने एमकॉम का रजिस्ट्रेशन कराया है और मेरी जो इच्छा थी पहले, वो एमकॉम का काम पढ़ाई में अब करूँगा। 2 साल में उसकी डिग्री को प्राप्त करूँगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। संजीव जी, जैसा हम जानते हैं आपके पिता एक कपड़े का दुकान चलाते थे। तो दुकान चलाते चलाते आपने आपके जीवन में वह कौन सा ऐसा क्षण था जब आपको लगा कि आपको राजनीति में कदम रखना चाहिए? देखिए, पिताजी के कपड़े की दुकान के पूर्व राशन की दुकान थे। हम लोग पहले यहाँ फेयर प्राइस शॉप था, वो पापा चलाते थे और हम लोग पढ़ाई के समय बहुत चावल और गेहूँ तौले हुए भी हैं। स्टाफ नहीं आता था तो हम तौलते थे, चूँकि बहुत भीड़ रहती थी। अब पूरे काके ब्लॉक में पापा के नाम से पहली दुकान राशन की थी, जिस पर इस पूरे क्षेत्र के मोहल्ले टोले आश्रित रहते थे। उसके बाद 76 में कपड़े की दुकान खुली और हम लोग तो नहीं बैठते थे, स्टाफ बैठता था। पापा भी नहीं बैठ पाते थे चूँकि राशन दुकान देखना पड़ता था, लेकिन फिर भी हम लोगों का थोड़ा बहुत ध्यान लगा रहता था। हम लोग कपड़े दुकान को लगभग 91 का समय है, उस समय राशन दुकान को मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एमकॉम में जब रजिस्ट्रेशन कराया तो पापा को बोला राशन दुकान बंद कर दीजिए। पापा बोले इतना साल पुराना राशन दुकान बंद करना। हम बोले देखिए, अच्छा से भी काम कीजिएगा तो लोग चोर कहेंगे, क्योंकि राशन दुकानदार मतलब चोर की संज्ञान एक हो जाती है। मुझे शुरू से ये पसंद नहीं था, तो मैंने राशन दुकान को तुरंत सरेंडर कराया। कपड़े दुकान को मैंने एक दुकान से दोनों दुकान में शिफ्ट किया और उसके बाद उसको कैसे बड़ा किया जाए, बढ़ाया जाए और यहाँ के लोगों के बीच में गुडविल बनाया जाए, उसकी शुरुआत की। मुझे आज भी ध्यान है, मिस्टर शॉपी MR ग्रुप्स का एक चैनल शॉप था, जिसकी शुरुआत अप्रैल महीने में 1993 में हम लोगों ने यहाँ डीलरशिप लेकर शुरुआत किया था। उसके बाद से हम लोगों की दुकान एक स्टैंडर्ड की दुकान इस मोहल्ले के हिसाब से हो गई थी और हम लोगों की दुकान अच्छी चलने लग गई थी। मैं भी लगातार बैठता था और 10 साल तक लगातार उस दुकान में 100% टाइम देके भी थोड़ा थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ में लगा रहता था। क्योंकि मेरा शुरू से बैकग्राउंड था कि आफ्टर एजुकेशन कोकर व्यापार संघ की स्थापना 1991 में कोकर में हुई थी। कोकर में कुछ असामाजिक तत्व
चंदा चिट्ठा का काम शुरू किए तो हम लोगों ने कोकर व्यापार संघ का गठन किया। तो प्रमुख भूमिका हम लोगों की रही, मेरे चाचा उसमें अध्यक्ष थे। तो एक एक्टिविटीज़ में रहना ये मेरी आदत में थी शुरू से। अब मेरे चाचा उसको बहुत प्रमोट करते थे कि नहीं तुमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हम तो अब कितना कर पाएंगे, ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन तुम आगे बढ़ो। इस हिसाब से वो हमेशा प्रेशराइज करते थे और मैं भी लगातार फिर संपर्क में रहा, साथ में रहा। कोकर व्यापार संघ में सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा। सामाजिक कार्यों के साथ साथ चूँकि आरएसएस से संबंध हमारे परिवार का शुरू से रहा, तो भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव आता था तो हम लोग एक्टिव होके बूथ संभालने का काम कर लिया करते थे। 1993 में संगठन का चुनाव हो रहा था तो लोगों ने मुझे एक स्थानीय समिति का अध्यक्ष भी बना दिया। अब अध्यक्ष बनने के बाद काम की शुरुआत हुई तो पार्टी से फिर लगातार जुड़ता रहा। 1996 में महानगर कार्य समिति में आ गया, फिर 2000 में मंडल अध्यक्ष बन गया। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद लगातार काम का परिणाम जिला में उपाध्यक्ष बन गया। तो ऐसा सिलसिला लगातार भारतीय जनता पार्टी के बदौलत चलता रहा। हम लोग चूँकि भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े रहे और लक्ष्य एक ही था कि समाज में सेवा करना है। हम लोग ये कार्य करते करते विधायक और सांसदों से जुड़े रहने के कारण लोगों की समस्याओं का समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी शुरू से एक इच्छा अनुसार करते रहे। और आज उसी का परिणाम है कि जब भी लोगों की आवश्यकता हुई तो हमें लोगों की नामौजूदगी का भी महसूस नहीं हुई। हमेशा लोग बढ़ चढ़ करके प्यार दिए, स्नेह दिए और आज उसी का परिणाम है कि हम यहाँ हैं। जैसा आपने बताया, जब जब आप चुनाव के मैदान में उतरे, हर बार जनता ने आप पर भरोसा जताया, आप लगातार विजयी भी हुए हैं। वो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी जिससे आप जनता का मन मोह लेते हैं? देखिए, 2008 में नगर निकाय का चुनाव लगभग 20 वर्षों के बाद रांची शहर में हुआ था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पड़ोसी सुरेंद्र सिंह उसके पहले पार्षद हुआ करते थे। 1984-85 में चुनाव हुआ था और उस समय पहले पार्षद सुरेंद्र सिंह बने थे। हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन उस समय भी एक्टिव रोल बूथ में करके उनको जिताने का काम किया था। तो एक अंदर से तो था ही था शुरू से एक कि नेतृत्व करना है समाज को। और 2008 में जब चुनाव हो रहे थे तो मेरे मित्र मेरे पास आए कि ऐसा है कि एक सीट ही केवल जनरल है, बाकी तो सब रिजर्व है, तो उसी सीट में आपको खड़ा होना है। तो हम बोले भाई जनरल सीट है लेकिन वहाँ वोटर तो मेरे हैं नहीं। कोकर और लालपुर का क्षेत्र था, काटाटोली का क्षेत्र था और मेरा कार्य क्षेत्र चूँकि ज़्यादातर कोकर में सिमटा हुआ था जनता के हिसाब से। तो मुझे लगा कि पता नहीं चुनाव जीतूंगा नहीं जीतूंगा, 15 बूथ, 5 बूथ कोकर में, 10 बूथ बाहर। लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों के प्रेशर में मैं नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा चिंता परिणाम पे नहीं, लेकिन घर घर गया, लोगों को बताया कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरी इच्छा है समाज के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में काम करके आगे बढ़ूँ। और लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से उसको लिया और कहने में कोई संकोच नहीं, चूँकि मेरा पहला चुनाव था और उस चुनाव में मेरा जो क्षेत्र 5-6 बूथ का था उन्हीं बूथों के सहारे मैं अच्छी तरह से जीता, बढ़िया से जीता, कभी भी हारने की स्थिति नहीं रही। और वो चुनाव जब मैं जीत गया तो जब सेकंड चुनाव आया तो उसके बाद मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि 5 वर्ष काम करने का मौका मिला। और काम करने में तो चूँकि शुरू से मेरा जो पैशन है वो है जनता का काम करना, जनता के बीच में रहना, जनता का काम करना। जो समस्या का अंत मैं करा सकूं किसी भी सहारे से, तो वो मैं कराने में हमेशा तत्पर रहता था। और आज उसी का परिणाम है कि लोगों ने दूसरे चुनाव में मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि हमारे 34 बूथ थे, उस 34 बूथ में लगभग सभी बूथों में मुझे 80 से 90% मत मिले थे। मेरे विपक्ष में जितने लोग खड़े थे वो 10 से 20% मतों में सिमट गए थे। और उसका सिर्फ एक ही कारण था, वो था कि मैं जनता से 5 साल बिल्कुल घर जैसा व्यवहार और उनका कोई भी काम अगर संभव है कोई कर सकता है तो उसके लिए मैं ज़रूर खड़ा रहता था और उसको कराने का काम किया। और आज उसी का परिणाम है कि दूसरी बार जब मैं बहुत ज़्यादा मतों से, रांची में सबसे ज़्यादा मतों से मैं जीता था वार्डों में, और उसके बाद वार्ड पार्षद मिलके जब चुनाव कर रहे थे उप महापौर का, तो मैंने इलेक्शन के समय ही कह दिया था कि इस बार मेरी इच्छा है, क्योंकि पार्षद एक बार बन गया हूँ, दूसरी बार पार्षदों के
मदद से मैं डिप्टी मेयर बनना चाहता हूं। और पार्षदों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी लगे और उन दिग्गजों के सामने मैं बहुत आसानी से डिप्टी मेयर का चुनाव जीता। और इसमें हमारे कुछ प्रमुख लोग बहुत सहयोग किए। 100% बिना सहयोग का आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इतना अच्छा सहयोग मिला कि मैं सेकेंड टाइम डिप्टी मेयर बना। और उस कार्यकाल में जो मैंने काम किया उसका परिणाम था कि तीसरी बार जब डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा था तो वो डायरेक्ट चुनाव था, बहुत बड़ा चुनाव था। 10 लाख वोटर वोट देने वाले, 900 से ज़्यादा बूथ। डर भी लगता था कि आज तक कभी 2 लाख वोट का भी चुनाव नहीं लड़े या 10 लाख वोट का चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा कुछ लोग विरोध में भी थे जो शुरू से विपक्ष में रहते थे और उन लोगों ने गलत बयानी, बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया। लेकिन रांची की जनता ने बहुत अच्छे से शुरू से लास्ट तक कभी भी बिना पीछे हुए मैं बहुमत से जीता। और मैं रांची की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनके बदौलत मैं सेवा कार्य में लगा हूँ। और जब तक जीवन है तब तक तो 100% समाज के लिए। जैसा आपने बताया कि राजनीति में उतरने से पहले भी आप जनता के बीच क्योंकि लोकप्रिय रहे हैं, तो जब आप पहली बार पार्षद का चुनाव लड़े तो आपको कितनी उम्मीद थी कि आप ही जीतेंगे? देखिए, चुनाव में मैं जब भी खड़ा हुआ तो पता नहीं इस तरह का अंदर से वाइब्स आता था। कभी हारने के लिए तो मैं चुनाव में सोचा भी नहीं, कोई भी नहीं सोचता। कभी भी मैं चुनाव में जब नॉमिनेशन किया उसके बाद कर्म करना मेरा काम, बाकी ऊपर वाला भगवान है। भगवान ने सब चीज़ को इस तरह से समेटने का काम किया, लोगों को मेरे प्रति प्रेम बढ़ाने का काम किया। और आज जो भी सामने दिखता है मैं ईश्वर को भी इसके लिए मतलब मानता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं आज जनता और भगवान के भरोसे यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्योंकि आप पार्षद का चुनाव जीत चुके थे, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो जाती है। तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहूँगी कि जब आप डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपको उम्मीद थी कि आप ही जीतेंगे क्योंकि अब एक पार कर चुके हैं तो अब जनता का विश्वास मुझ पे बढ़ गया है, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जता के टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद 50% तो आप ऐसे लीड में आ जाते हैं, क्योंकि रांची शहर शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा और हमारे केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया। रांची जैसे क्षेत्र में जहां हजारों कैंडिडेट थे और सब कोई चाहता था कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन उस समय पार्टी ने मेरे ऊपर अगर जवाबदेही दी, मुझ पर विश्वास किया, तो जिस दिन नॉमिनेशन पार्टी के तरफ से मैंने किया उसी दिन हम जीत की ओर अग्रसर हो गए। और चूंकि इतने दिनों का काम और भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है कि शहर में अगर कोई काम करता है तो अगर शहर के मतदाता के पास जाना है तो आप जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, प्रदेश में भी लगातार सरकार रही, हम केंद्र में भी सरकार बनाने की शुरुआत कर चुके थे, तो इसलिए अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हम जरूर जीतेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी फौज है, जिनके बदौलत हम एक एक जनता के बीच में पहुंच पाए, बूथों में पहुंच पाए। नहीं तो 900 बूथ में चुनाव लड़ रहा, अब वो भी बहुत ज़्यादा ताम झाम तंत्र मौजूद ना हो, उसमें हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा, अब बहुत ही शानदार ढंग से जीता। और मैं इसके लिए पूरी पार्टी को भी, कार्यकर्ताओं को भी, जनता को भी और ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डिप्टी मेयर की नज़र में ये कोरोना काल कितना चैलेंजिंग था? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनता कर्फ्यू घोषित करना जी, और उसके बाद लॉकडाउन होना, एक पता चला पूरे देश में लग रहा था जैसे कुछ बैठ गया, कुछ बंद हो गया, सब सो गए, पूरा सड़क वीरान हो गया था। आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि कोरोना काल की शुरुआत में जनता में इतना भय, विदेशों में जो हो रहा था कोरोना का कहर, उसको देख के इतना था कि कोई लोग निकलना नहीं चाह रहे थे। मेरे घर वाले भी 2 दिन मुझे नहीं निकलने दिए, लेकिन 2 दिन के बाद
घर में बैठना हम लोग जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। जो राजनीति में है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन ही मैं निकला और आज तक घूम रहा हूँ। भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि बिना किसी जिल्लत के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी स्वास्थ्य अवरोध के मैं लगातार जनता के बीच में रहा। और रांची नगर निगम का चूँकि काम था, इतना बड़ा काम, चूँकि कोरोना में सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल है, जो लोगों को लगता है कि अगर हम सैनिटाइज हो गए तो 50% कोरोना से बच गए। तो लोगों का फ़ोन आना, हमारे लेबर्स जिनके घर से लोग निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो कोरोना वॉरियर के रूप में हर एक वार्ड में रोज़ सफाई भी करना, साथ ही साथ जिनके घर में कोरोना निकले वो पूरे घर को सैनिटाइज करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमारे सभी लेबर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, उसके लिए सैल्यूट के पात्र हैं वो। और हम लोगों ने भले उनको बहुत कम राशि 2000 रुपया हम लोग प्रति माह उन्हें पुरस्कृत भी किया कोरोना काल में काम करने के लिए। वो राशि बहुत नहीं है, लेकिन उनका काम ऐसा था जो अपने आप में बहुत बड़ा काम था, उन्होंने उसे पूरा किया। बाद में हम लोग जन सहयोग से, अपने पैसे से लोगों को लगातार, मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक किचन खोला था कुकर में और उसको 200 दिनों के आसपास चलाने का काम किया, लाखों लोगों को भोजन कराने का काम किया। ये कोई हम लोग नहीं कर पाए, सब भगवान का देन था जिससे हम कर पाए। और हजारों हजार लोग रोज़ उसमें खाना खाते थे, तो मन में संतुष्टि होती थी कि कोरोना जैसे काल में भी हम कम से कम इस योग्य हैं कि किसी के काम आ पा रहे हैं। आपको कभी डर नहीं लगता था कि जो दौर चल रहा था उस वक्त, और आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जो शायद उतने अलर्ट नहीं रहते थे? देखिए, डर तो मन में रहता है, लेकिन जब काम करेंगे तो डर भाग जाता है। घर वाले ज़्यादा डरते थे, जब जाते थे निकलते थे तो घर से गाली खा के जाते थे, आते थे तो भी गाली खाते थे कि तुम दिन भर घूम रहे हो, क्या होगा, नहीं होगा, तुम आओगे तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कर्म अगर अच्छा करो और ईश्वर को याद करके करो तो आदमी को कुछ नहीं होता है। सब कहने की बात है, थोड़ा बच के, सबसे सटना नहीं, सबसे हाथ नहीं मिलाना, और थोड़ा उस समय मास्क वास्क का भी लगातार प्रयोग, ये सब ऐसे उपाय थे जो मोदी जी ने इस तरह से व्याख्यान कर दिए थे कि हम लोग भी सजग थे और उसका प्रयोग कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कारण था जिससे कि कोरोना से बच के भी रहे, और आज भी लगातार जनता के बीच में अगर हैं तो उसी का परिणाम है। और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष ने कोरोना को बहुत ही अच्छे ढंग से परास्त करने का काम किया। पूरे विदेशों में जिस तरह की का माहौल था, हमने पूरे देश में कहीं नहीं देखा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके कुशल नेतृत्व के कारण हम लोगों ने ऐसा कर पाया है, और हम सब उनके दिशा निर्देश पर काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लगा रहा। आज उसी का परिणाम है कि कोई गरीब भूखा नहीं रहा, कोई गरीब भूख के चलते नहीं मरा, और कोई मजदूर अगर वो नहीं कमा रहा था तो उसके लिए खाना एक मुसीबत नहीं बना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने मुफ्त में अनाज जो दिया, वो उनके लिए कुरामेन इंजेक्शन का काम किया, संजीवनी का काम किया, और आज उसी का परिणाम है कि देश मजबूत होकर फिर से उभरा। हमारा आखिरी सवाल है, आपकी राजनीतिक अभिलाषा क्या थी? क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं आने वाले समय के विधायक या मंत्री के साथ बैठी हूँ? देखिए जूही जी, ऐसा मैं कभी कोई लक्ष्य लेके नहीं चला हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, जीवन का एक लक्ष्य जरूर है कि जब तक रहूँ तब तक काम करूँ। बाकी ईश्वर ने, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई नहीं हुआ। जो लोग छोटे मोटे व्यापार करके ही काम चलाते रहे, और केवल काम करने से ही इतना बड़ा बड़ा फल मिला है कि आज कम से कम आपके सामने बैठ के साथ इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। और जो है सब ईश्वर पर छोड़ा हुआ हूँ, जितना कर्म करना है, बाकी जो देगा सब अच्छा ही देगा भगवान। आपने आगे के बारे में कुछ सोचा है? बस काम करते रहना, निरंतर जनता के बीच में रहना और लगातार सेवा करना। राजनीतिक जीवन मेरा कहीं से भी कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मेरा अपना काम है। आज भी मैं व्यापार भी, जो भी 2-4 घंटे मुझे मिलते हैं उससे अपना करता हूँ, और अपने आप को इस तरह का कर लिया हूँ
कि अगर राजनीतिक जीवन में दिन भर भी व्यतीत करूं तो मुझे किसी के तरफ मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। जीवन में ये जरूर करना चाहिए कि आदमी को सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और अगर पैर मजबूत होंगे तो आप समाज के लिए काम जरूर कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है संजीव जी। चलिए जूही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्कार सभी को। आज़ाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ, और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।